हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही है ना भाई? नहीं चल रही? क्यों टेंशन ले रहे हो? हम है ना। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं बेटा 50 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस जो चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 8 तक पूछे जाएंगे। तो भाई ये 50 क्वेश्चंस भी आप घोल के पी लेना, ठीक है भाई? नहीं करोगे ऐसा अपना नुकसान करने वाले हो। 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, अगर ये पढ़ने बैठोगे, ऐसी वीडियो देखोगे, फेल हो जाओगे। अब आपके हाथों में सब कुछ, आपको क्या करना है मैं बस समझा सकता हूं। 80-90 लाख बच्चों को पढ़ा चुका हूं, बहुत सारे बच्चे 95% से ज्यादा ला चुके हैं। आप भी चाहते हो? सब्सक्राइब कर लो। लाइक नहीं किया? जल्दी से कर दो अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो। नहीं तो शिक्षा है भाई, उन्हीं के चक्कर में पड़े रहो, फेल हो जाओगे, फिर अगले साल हमारे पास ही आओगे। ठीक है भाई? चलो, तो आज बेटा मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 8 तक के 50 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस जो बार बार रिपीटेड हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 नंबर और 2 नंबर वाले। चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य है। चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा है। और चैप्टर नंबर 8 विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। ठीक है भाई? सबको पता होगा ये नेम, तो नहीं पता था? ओ माय गॉड, क्या कर रहे हो? फेल होना है बेटा? पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। ठीक है, चलो कम टू द पॉइंट। पहला क्वेश्चन है बेटा, नति अथवा नमन कोण से आप क्या समझते हैं? और जो बच्चे विद सॉल्यूशन पीडीएफ पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो। ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है अगर आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो पर कमेंट करोगे तब। ठीक है भाई? कमेंट कर देना यार, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर देंगे। आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, करते रहेंगे भाई। और जिनको कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए वो तांडव में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको पूरा यहाँ पर आपको डिटेल दिख रहा होगा। जल्दी से ज्वाइन कर लो, समय बर्बाद मत करो बेटा, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। 500 रुपये ज़्यादा नहीं होते हैं। 1 साल बर्बाद हो जाए वो बेटर है, या फिर 500 रुपये देकर कुछ अच्छा कंटेंट ले लिया जाए वो बेटर है। आगे आप भी समझदार हो, इंटर में आ चुके हो। ठीक है? सब कुछ आपको विद सॉल्यूशन मिलेगा। क्वालिटी आपके सामने है भाई, क्वालिटी आपके सामने, देख लीजिए किस क्वालिटी के आपको नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है? चलो, नति अथवा नमन कोण, तो बेटा मैंने आपको बता रखा है, पढ़ा रखा है। 2 डेफिनेशन हम इसकी बनाते हैं। ठीक है? यह है इसका क्षैतिज घटक, यह है इसका ऊर्ध्वाधर घटक, और यहां पर हमारे पास कोई चुंबकीय सुई लटकी हुई है कुछ इस टाइप से, जिसका NS, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी के, यहां लिख लीजिए, किसी स्थान पर, आप ये डेफिनेशन बना के आ जाना यार, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज दिशा के साथ, क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाती है, जो कोण बनाती है उसे नति या नमन कोण कहते हैं। डायग्राम आप देख लीजिए, उसी से आप पूरी डेफिनेशन को बनाइए। ठीक है? नति या नमन कोण कहते हैं। ठीक है? ये हमारा डेफिनेशन हो गया। अब आप देख सकते हो, ये है इस चुंबकीय क्षेत्र की, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, यह है इसका क्षैतिज घटक और यह है इसका ऊर्ध्वाधर घटक। तो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाती है उसे हम नति या नमन कोण कहते हैं। बहुत इजी डेफिनेशन है, पेपर में आएगी बेटा, करके आ जाना। अगर आपको ये अच्छी नहीं लगती भाई, ऊपर वाली बना के आ सकते हो। जो भी आपको बेस्ट लगे आप वो डेफिनेशन लिख के आ जाना। ये मैंने इससे समझा दी बेटा, आपके सामने अच्छी सी डेफिनेशन है। अब 2 याम्योत्तर बनते हैं भाई। ठीक है? कुछ इस टाइप से मैं रफली समझा दे रहा हूं आप लोगों के लिए। एक हमारा आगे जाके एक ये याम्योत्तर बन जाता है और एक ये बन जाएगा। ठीक है? तो ये वाला जो है इसको कहते हैं चुंबकीय याम्योत्तर, और जो मैं डैश करके आगे दिखा रहा हूं ये होता है हमारा भौगोलिक याम्योत्तर। ये क्या है? भौगोलिक याम्योत्तर है, भौगोलिक याम्योत्तर। ठीक है? तो किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बनने वाले कोण को या बनने वाले न्यून कोण को क्या कहते हैं? दिक्पात का कोण या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बेटा उसको कहा जाता है। तो पृथ्वी तल के किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं बेटा? हम दिक्पात का कोण, और डायग्राम में हम इसको अल्फा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये चुंबकीय याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर क्या होते हैं?
चलो वैसे मैंने आगे शायद ही लिखा हुआ होगा, हाँ लिखा है, चलो ठीक है। चुंबकीय आवेश क्या होता है बेटा, ये मान के चलिए हमारे पास एक चुंबकीय सुई है, बीच में इसका गुरुत्व केंद्र है, हमने स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया, ये इसका एक्सिस होगा। इस अक्ष से जो ऊर्ध्वाधर तल जाएगा ना, जो ऊर्ध्वाधर तल जा रहा है उसको हम कहते हैं चुंबकीय आवेश। और पृथ्वी के उत्तरी, ये उत्तरी मान के चलो, पृथ्वी की बात कर रहा हूं मैं, मैग्नेट की बात नहीं कर रहा, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा से जाने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक आवेश कहा जाता है। ठीक है, तो किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई की अक्ष से जाने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय आवेश कहते हैं। और किसी स्थान पर पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को जो रेखा मिला रही है उससे जाने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक आवेश कहा जाता है। भाई बस सिंपलेस्ट डेफिनेशंस हैं यार, देख लो। यहां पर हमने चलो भौगोलिक आवेश नहीं लिखा है, आप उसको भी लिख देना यार, पेपर में आता है तो किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबक की अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय आवेश कहते हैं। भौगोलिक आवेश क्या बोला, किसी स्थान पर पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को जो रेखा मिला रही है उससे जाने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक आवेश कहते हैं। पेपर में आएगा, लिख के आना बेटा, छोड़ के मत आना। नेक्स्ट है आपका भूचुंबकत्व के अवयवों में आपस में संबंध लिखिए। ये 2024 के लिए बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भूचुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं। अगर ये क्वेश्चन भी आता कि भूचुंबकत्व के कितने अवयव होते हैं, तो बेटा भू चुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं। कौन कौन से बेटा, नंबर 1 दिक्पात का कोण, नंबर 1 दिक्पात का कोण, नंबर 2 नति या नमन कोण, नति या नमन कोण, नंबर 3 पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ठीक है भाई, ये भूचुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं। अगर मैं इनमें आपस में रिलेशन की बात करूंगा तो tan थीटा बराबर होता है V/H, या थीटा बराबर tan इनवर्स V/H हम इसको लिख सकते हैं। अब यहां पर V क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक, H क्या है, क्षैतिज घटक, थीटा क्या है, नति या नमन कोण। और यही इनमें आपस में रिलेशन होता है, संबंध होता है, जो आप लोगों को याद रखना है। पेपर में आएगा, लिख के जरूर आना बेटा, छोड़ के मत आना। चलिए नेक्स्ट है, याद रखना पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव, जिनको हम चुंबकीय ध्रुव भी कहते हैं, वहां पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। बेटा ये भी क्वेश्चन आपसे 2024 में वो किसी ना किसी सेट में पूछेगा। नेक्स्ट, जिस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं, क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर है, अब उस स्थान पर नति या नमन कोण का मान कितना होगा। फॉर्मूला क्या है, tan थीटा बराबर V/H, सबको याद हो गया होगा भाई। या तो V की जगह H कर दो या H की जगह V कर दो भाई। V की जगह H करूंगा तो बेटा H/H हो गया, H से H काट दोगे 1 आ गया। ये क्या है आपका tan थीटा। अब tan में 1 वैल्यू किसका होता है, हमारे सभी सुंदर से प्यारे से बच्चे जानते हो भाई, tan 45 डिग्री का होता है। नहीं पता था, हमने बता दिया। tan से tan काट दीजिए, थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। बस खत्म यार सवाल। इतना नहीं कर सकते थे पेपर में तो क्या करोगे यार, इनको तैयार कर लेना, इनको स्किप मत करना, बस इतना बोलूंगा आपसे। ठीक है, चलिए चुंबकीय बल रेखाओं एवं वैद्युत बल रेखाओं में अंतर लिखिए। देखो हमारे जो सुंदर से प्यारे से बच्चे हैं उनको पता है कि अगर हम धनावेश और ऋणावेश की वैद्युत बल रेखाएं खींचेंगे तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं, सबको पता है भाई। लेकिन अगर हम चुंबकीय बल रेखाओं की बात करेंगे तो भाई चुंबकीय बल रेखाओं के साथ क्या होता है बच्चा, जल्दी से बताओ। चुंबकीय बल रेखाओं के साथ क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर वक्र बनाती हुई NS,
वक्र बनाती हुई दक्षिण ध्रुव पर पहुंचती हैं और चुंबक के अंदर से दक्षिण ध्रुव से पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आती, मतलब मैग्नेट के अंदर से आएंगी भाई। वो पहले ऐसे करके कहां पहुंची, दक्षिण ध्रुव पर, और चुंबक के अंदर से दक्षिण ध्रुव से पुनः कहां पर आ जाती हैं बेटा, उत्तरी ध्रुव पर। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ना, ये एक बंद वक्र बनाती हैं। क्या बना रही भाई, एक बंद वक्र। उत्तरी ध्रुव से निकली, वक्र बनाया, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचती, चुंबक के अंदर से दक्षिण ध्रुव से पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आ गई। तो अब ये क्या है, एक बंद वक्र हो गया, नहीं हो गया? बट ये ऐसा नहीं करती। धनावेश से निकलेंगी, वक्र बनाएंगी, ऋणावेश पर जाकर एंड। तो ये जो आप देख रहे हो, ये धनावेश एवं ऋणावेश की वैद्युत बल रेखाएं हैं, और ये जो आप देख रहे हो भाई, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो हमने किसी मैग्नेट के लिए खींच रखी यहाँ पर। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं एक बंद वक्र नहीं बनाती, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। याद रखोगे ना, भूलना मत, आएगा पेपर में फिर मत कहना कि सर ने बताया नहीं था भाई। चलो बेटा, इसको भी तैयार कर लेना, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। देखो मैं इसको ओरली समझा देता हूं, यहां पर ऐसे ही समझ लो आप लोग। सभी को पता है भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, सभी बच्चों को पता है बेटा। अब परमाणु के केंद्र में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और जो इलेक्ट्रॉन हैं नाभिक के चारों तरफ दो प्रकार से गति करते हैं। एक होती है चक्रण गति, खुद के सेंटर पर घूमना, और एक होती है आगे बढ़ना, धीरे धीरे करके आगे बढ़ना, जिसको हम कहते हैं कक्षीय गति। और इन दोनों गतियों के कारण ही पदार्थ में चुंबकत्व का गुण आता है। ठीक है, अब इसको गोली मारिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, मैं जो बोल रहा हूं बस उसको समझ लीजिए। पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, ये तो सभी बच्चे जानते होंगे भाई, यूनिवर्सल ट्रूथ है। परमाणु के केंद्र में न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, और परमाणु के नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो प्रकार से गति करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, नहीं देखा है, सुना होगा कि हमारी पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। एक अपनी एक्सिस पर घूम रही है, ऐसे करके आगे भी बढ़ रही है, घूमते 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 आगे बढ़ रही है। तो अपनी जगह पर घूमना हुआ घूर्णन गति या चक्रण गति, आगे बढ़ना हुआ कक्षीय गति। अब ये जो दोनों गतियां आप इलेक्ट्रॉन की देख रहे हो ना भाई, इन्हीं दोनों गतियों के कारण जो पदार्थ होते हैं उनमें चुंबकत्व का गुण आता है। ठीक है भाई, इन दोनों गतियों के कारण ही पदार्थ में चुंबकत्व का गुण आता है। चक्रण गति का योगदान थोड़ा सा ज्यादा होता है और कक्षीय गति का योगदान थोड़ा सा कम होता है, और इसी के आधार पर हम प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व, लौह चुंबकत्व इनकी व्याख्या कर सकते हैं चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल के आधार पर। ठीक है, क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया कि पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ दो प्रकार से गति करते हैं बेटा, एक होती है चक्रण गति, दूसरी होती है कक्षीय गति। इन दोनों गतियों के कारण ही पदार्थ में चुंबकत्व का गुण आता है, और चुंबकत्व के परमाणु मॉडल के आधार पर हम प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व, लौह चुंबकत्व जो हमारे पदार्थ होते हैं उनकी व्याख्या आसानी से कर पाते हैं। इसको लिख लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, चुंबकीय फ्लक्स तथा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। देखो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मतलब यहां पर है चुंबकीय क्षेत्र से। किससे बेटा, चुंबकीय क्षेत्र से। अब चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक एमकेएस पद्धति में सभी ने पढ़ा होगा बेटा, वेबर होता है, और अगर यहीं पर सीजीएस पद्धति होती ना तो मैक्सवेल होता है, मैक्सवेल। और एक वेबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं। अगर रिलेशन कभी कभी पूछ लिया जाए तो आप इतना बता के आ जाना, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं भाई, 10 की पावर 8 मैक्सवेल। एक क्रिकेटर मैक्सवेल नहीं, याद रखना भाई, छक्के लगाने वाला, बहुत छक्के मारे हैं भाई, आपने देखा होगा। हमारी इंडिया की हालत तो वैसे ही ऑस्ट्रेलिया वालों ने खराब कर दी, वर्ल्ड कप हरा के चले गए भाई। मुझे बड़ा सदमा लगा था, बड़ा दुख हुआ था, बट अब कर क्या सकते हैं भाई। ठीक है, तो भाई ये तो एमकेएस पद्धति, ऐसा ही पद्धति में तो वेबर हो गया, और सीजीएस पद्धति में मैक्सवेल हो गया। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र की मैंने आपको 4 मात्रक पढ़ाए हैं। एक पढ़ा रखा भाई वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिन्होंने नहीं पढ़ा बेटा कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एक होता है टेस्ला, और एक होता है गॉस। ठीक है, ये 4 यूनिट मैंने आपको पढ़ाए हैं। और एक गॉस में 10 की पावर माइनस के 4 टेस्ला होते हैं। आई थिंक हमारे कुछ बच्चों को ये भी पता होगा। तो ये क्वेश्चन भी बेटा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को तैयार कर लेने, आप इनको स्किप करके जाओगे भाई, आप किसका नुकसान करोगे भाई, अपना करोगे। तो इनको आप तैयार कर लेना, ठीक है, नहीं करोगे। और कितने तैयार हैं ये भी मुझे कमेंट करके बता देना। लेंज का नियम किस संरक्षण नियम का पालन करता है बेटा, 2024 में पूछा जा सकता है।
ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। आप सभी को पता होना चाहिए बेटा कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सेकंड लॉ है वही लेंज का नियम कहलाता है कि किसी परिपथ में या किसी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि ये उस कारण का विरोध करती हैं जिससे कि इनको उत्पन्न किया गया है, अपनी ओरिजिन का ये विरोध करते हैं भाई। इसको कहते हैं लेंज का नियम। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट भाई, ये तो वही क्वेश्चन आ गया, इसको आप स्किप कर देना बेटा, ये भी वही लिख दिया हमारे पीपीटी में होते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, गलती हर इंसान से होती है भाई। स्वप्रेरण गुणांक की विमा लिखिए। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। स्वप्रेरण गुणांक की जगह आपसे स्वप्रेरकत्व वो कह सकता है। क्या कह सकता है भाई? स्वप्रेरकत्व। मात्रक देखो याद रखना बेटा, इसका एक हेनरी भी होता है, ठीक है, ओम सेकंड भी होता है, ओम सेकंड भी होता है, या वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर भी होता है, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर। तो ये सारे यूनिट आप लोगों को याद रखने हैं। किसके यूनिट हैं ये? स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, जिसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं। अगर विमा की बात आएगी तो ml की पावर 2, t की पावर -2, a की पावर -2, याद रखना बेटा ये इसकी विमा है। और हमसे डेफिनेशन भी पूछता है कि स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, तो बेटा इसकी डेफिनेशन भी आप बना सकते हो। एक हमने फॉर्मूला आपको दिखा दे रहे हैं, N5 बराबर Li। यदि I = 1 हो तो N5B बराबर L। इससे आप पूरी परिभाषा बना सकते हो कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो। एक हम बनाते हैं E बराबर -L ΔI/ΔT से, या L बराबर E ब्रैकेट में आप लिख सकते हो संख्यात्मक रूप से, मतलब हमने माइनस हटा दिया है। और माइनस चिन्ह क्या करता है भाई? केवल लेंज के नियम की पुष्टि। यदि यहां पर लिख दीजिए, यदि ΔI/ΔT = 1 हो तो, ठीक है, L बराबर E। तो किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। तो डेफिनेशंस को यार बनाना सीखो। फिजिक्स में आप कितना रटोगे मेरे को ये बता दो भाई। हर चीज की एक सीमा होती है। आपके खाने की सीमा है, सोने की तो खैर कोई सीमा नहीं होती, आप जितना चाहो उतना सो सकते हो, क्योंकि भाई इंसान जो है ना सबसे ज्यादा आलसी होता है, आलसी प्राणी है इंसान। और आप लोग भी अगर आलस करोगे ठंडी में, भाई बहुत ठंडी पड़ रही है, मैं नहीं पढ़ रहा, कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, अपना 1 साल बर्बाद कर लोगे भाई, और क्या करोगे। इसको हटाओ भाई, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। और वैसे भी इसको तैयार कर लें जिनको करना हो। अन्योन्य प्रेरण का उदाहरण बेटा ट्रांसफार्मर है, और स्वप्रेरण का उदाहरण चौक कुंडली है, ठीक है, याद रखना सभी। भंवर धारा बनने का क्या कारण है भाई? तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण आपको उत्पन्न हो रहा है, उसी के कारण एडी करंट्स उत्पन्न हो जाती हैं, भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट, स्वप्रेरण क्या है? देखो इसको आप तैयार कर लेना। कुछ क्वेश्चंस बेटा मैं आपको दिखा दे रहा हूं, और मेरे को कमेंट करना है कि जितने क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं, बताए हैं, इसमें से आपको कितने क्वेश्चन तैयार हैं। स्वप्रेरण क्या है बेटा? एग्जाम में पूछा जा सकता है। जिन्होंने नहीं तैयार किया, आज और अभी तैयार कर लेना। जब किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन में चेंज किया जाता है, धारा परिवर्तित की जाती है, तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यही है भाई सेल्फ इंडक्शन। इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना भाई, ठीक है। त्रिज्या R तथा N फेरों वाली एक वृत्ताकार समतल कुंडली के स्वप्रेरकत्व का बेटा सूत्र है L बराबर μ0 पाई N² R/2 हेनरी। अब आपको सारी चीजें बतानी भाई। N क्या है यहां पर? फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। स्मॉल r क्या है यहां पर? त्रिज्या, रेडियस। μ0 वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता। अगर आप इतना बता के आओगे तभी 1 नंबर मिलेगा। ये मत सोचना कि भाई ऐसे मिल जाएगा फ्री में नंबर, लिखोगे तभी तो मिलेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा एक न्यूमेरिकल है। आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रखी है तो आप इसको कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिन बच्चों को लेना हो, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इसका मत लेना। ये सॉल्यूशन है, जो बच्चे हमारे पेड हैं उनको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिनके पास
तांडव बैच होगा। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए। मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर 2024 लिख लीजिए कि किसी कुंडली या परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि ये उस कारण का विरोध करते हैं जिससे इसको उत्पन्न किया गया, और इसके लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुरूप है, वो यहां पर आपका लिखा हुआ है, इसको आप तैयार कर लेना। स्वप्रेरक गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व, इसको तैयार कर लेना बेटा, अभी मैंने पीछे आपको समझाया था, इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। ये हमारा एक न्यूमेरिकल है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, देखो कितनी बार पूछा गया है, देख लो भाई कितनी बार पूछा गया है। नेक्स्ट, अन्योन्य प्रेरक गुणांक N2 φ2 बराबर mi1, बेटा इससे बना सकते हो। E2 बराबर माइनस m डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। देखो रटो मत, आप डेफिनेशंस को जितना बनाना सीखोगे उतना बेटर रहेगा। I1 हमने 1 कर दिया, तो दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरक गुणांक किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो। खत्म। मात्रक आपको पता भाई इसका भी हेनरी होगा। विमा आपको पता है इसकी ml की पावर 2, t की पावर -2, a की पावर -2 होगी। तो कहां रटना है यार, केवल समझो। चलिए नेक्स्ट, कुंडली में उत्पन्न वैद्युत वाहक बल का व्यंजक कोणीय चाल के पदों में लिखिए। तो E बराबर NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसको हम E नोट भी लिखते हैं बेटा, तो E बराबर E नोट साइन ओमेगा टी। अब E नोट क्या है हमारा? E नोट है अधिकतम प्रेरित वैद्युत वाहक बल। अधिकतम वैद्युत वाहक बल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार। वैद्युत वाहक बल N क्या है भाई, ऊपर अगर N की बात करता हूं, फेरों की संख्या। A क्या है? कुंडली का क्षेत्रफल। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। इतना लिख देना भाई, एक नंबर पूरा मिल गया। और क्या चाहिए आप लोगों को? एक नंबर ही तो चाहिए था, मिल गया यहां पर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बेटा, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान IRMS तथा शिखर मान में संबंध। तो IRMS बराबर होता है बेटा I नोट अपॉन √2, इसको तैयार आप लोग कर लेना। नेक्स्ट है आपका प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़े हुए संधारित्र के धारित्र प्रतिघात का सूत्र। XC बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी, और ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, तो XC बराबर 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। अब F क्या यहां पर सभी को पता है भाई, क्या है? आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। C क्या है? धारिता। आप इतना और लिख देना भाई, जो एग्जामिनर है आपकी कॉपी देख के बड़ा खुश हो जाएगा, भाई बच्चा वास्तव में होशियार है, इसको सारा चीज अच्छे से पता है। अगर आप इतना लिख के आओगे, रे चीटिंग करके लिख दिया होगा इसने कहीं से, तभी तो इतना लिखा है। भाई आपको एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन डालना है, वो आपको नहीं जानता। आपकी कॉपी आपके बारे में बताएगी कि आप कितने होशियार हो। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट है प्रतिघात अथवा प्रतिबाधा की विमा लिखिए। भाई जो विमा प्रतिरोध की होती है बेटा, वही विमा प्रेरण प्रतिघात की होगी, वही विमा धारितीय प्रतिघात की होगी, वही विमा प्रतिबाधा की होगी। बस इतना याद कर लीजिए। और इन सबका जो मात्रक है बेटा, वो भी ओम ही होता है। चाहे प्रेरण प्रतिघात हो, चाहे धारितीय प्रतिघात हो, चाहे परिपथ की प्रतिबाधा हो, सबका मात्रक ओम होता है और सबकी विमा सेम होती है। अरे खुद से बना लो यार, R बराबर V अपॉन I पढ़े हो ना, बना लेना यार, क्या जा रहा है बनाने में। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक सभी को? ये बेटा LCR के लिए फॉर्मूला, इसको आप तैयार कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। cos फाई लिख लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये हमारा शक्ति गुणांक का व्यंजक है बेटा, P बार बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। cos फाई क्या होता है? शक्ति गुणांक। नेक्स्ट है चौक कुंडली कार्यविधि किस घटना पर आधारित है? स्वप्रेरण की घटना पर। नेक्स्ट है भाई एक न्यूमेरिकल, आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत कर रखी है बेटा, इसको कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस सभी। और जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, बहुत बेकार बच्चे बेटा, वीडियो को लाइक किया करो और सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। 1 लाख का हमारा फैमिली कंप्लीट करा दो इस प्यारे से चैनल पर। कराओगे ना? हाँ कराओगे ना, चलो अच्छी बात है, करो सब्सक्राइब जल्दी से सभी। चलिए नेक्स्ट है बेटा प्रेरण प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात। कुछ नहीं है यार, अगर प्रेरण प्रतिघात है तो इसमें प्रेरकत्व, जो प्रेरकत्व होता है ना, प्रेरकत्व जानते हो भाई, जो प्रेरकत्व अवरोध रुकावट डालेगा, प्रेरण प्रतिघात हो गया। जो धारिता है, जो रुकावट मतलब जो कैपेसिटर हमने जोड़ रखा है, अगर वो रुकावट डाल रहा है, धारितीय प्रतिघात हो गया। XL से XC, XL बराबर ओमेगा L, XC बराबर 1 अपॉन ओमेगा C। खत्म है यार। दिष्ट धारा के लिए 0 होता है या अनंत होता है। तो बस रटो मत, केवल एक बार देख लोगे ना तो आपको सब कुछ। प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में प्रेरक संधारित, बस इतना सा चेंज है, दोनों सेम है बेटा। खुद से देख लो, मेरी बातों पर विश्वास मत करो, तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है।
अगर L प्रेरकत्व है, C धारिता है, R प्रतिरोध है, तो हमें L/CR का मात्रक ओम होगा। सब बच्चे कर सकते हो भाई, मैंने कई बार आपको बता रखा है, इसको तैयार कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में किन भौतिक राशियों का दोलन होता है? तो बेटा वैद्युत और चुंबकीय इन दोनों राशियों का दोलन होता है। एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम ये रहा भाई, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट IC प्लस ID। I भी लिख सकते हो, IC चालन धारा है, ID विस्थापन धारा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट है बेटा रेडियो तरंगें, एक्स किरणें, गामा किरणें, माइक्रो तरंगें अथवा सूक्ष्म तरंगों को उनके तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में लिखिए। अब देखो, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी, जो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है उसमें सबसे कम तरंग दैर्घ्य की जो तरंग है बेटा वो होती हैं गामा किरणें, और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य की जो तरंग होती हैं वो होती हैं आपकी रेडियो तरंगें। और बची हुई जितनी भी वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की तरंगें हैं वो इन दोनों के बीच में आने वाली हैं, ठीक है। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य की तरंग कौन सी है? गामा किरणें। इससे अधिक तरंग दैर्घ्य की तरंग एक्स किरणें। इससे अधिक तरंग दैर्घ्य की तरंग माइक्रो तरंगें अथवा सूक्ष्म तरंगें, और इससे अधिक तरंग दैर्घ्य की तरंग होती है रेडियो तरंगें। तैयार कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में बनेगा उसी टाइप का बेटा ये, ठीक है। तरंग दैर्घ्य के घटते क्रम में लिखना है, वो बढ़ते क्रम में था, तो यहां पर जो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य की तरंग होगी वो पहले आ जाएगी। नेक्स्ट है एक्स किरणों के दो प्रमुख गुण। तो भाई एक्स किरणें वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में बिना विक्षेपित हुए सीधी निकल जाती हैं, और इनकी जो भेदन क्षमता होती है बेटा वो गामा किरणों से कम होती है, लेकिन आयनीकरण क्षमता गामा किरणों से अधिक होती है। कहां पर यूज करते हैं? तो भाई आपकी जब कहीं पर भी हड्डी वड्डी टूट जाती है, या फिर आपके किसी की भी, फॉर एग्जाम्पल भाई दिल पे मत लेना, मजाक कर रहा हूं, तो हम कहां पर जाते हैं भाई? एक्सरे कराने जाते हैं, तो एक्स रेज को वहां पर उस पार्ट पर डाला जाता है, तो ठीक है। एक्स किरणों का उपयोग शरीर में टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य या सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य की तरंग का नाम रेडियो तरंग है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य की तरंग का नाम गामा किरण है, ठीक है बेटा। देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, इस साल भी पूछा जाएगा, तैयार कर लेना सभी बच्चे। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रमों को आवृत्ति के बढ़ते क्रम में, वहां पर क्या था? तरंग दैर्घ्य के घटते या बढ़ते क्रम में, यहां पर आवृत्ति, तो जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है उसकी आवृत्ति सबसे कम होगी। सबसे कम आवृत्ति की तरंग उसमें कौन होने वाली बेटा? रेडियो तरंग। तो एकदम उल्टा सीक्वेंस हो जाएगा, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग गामा किरण है, ठीक है भाई। ऐसे करके आप इनको तैयार करोगे। नेक्स्ट बेटा गामा किरणों से रेडियो तरंग, सभी यहां पर किरणें लिखी हुई हैं, उनको बढ़ते हुए क्रम में हमने रखा है, इनको तैयार कर लेना, इसको तैयार कर लेना। कभी कभी बेटा ये भी आपसे पूछा जा सकता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है और इसके गुण, बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से बेटा इंपॉर्टेंट है 43, इसको भी तैयार आप लोग कर लेना। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के जो गुण मैं बता रहा था ये भी आपको 2024 में देखने को मिल सकता है, तैयार कर लेना। हाँ हाँ करने से बेटा कुछ नहीं होने वाला है, इस चीज को सभी बच्चे याद रखना। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। एक ये तैयार कर लेना, ये 3 नंबर में या 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है इस साल, ठीक है। तो ये है बेटा चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इनको तैयार कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 से चैप्टर नंबर 10, और उससे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 11 से चैप्टर नंबर 14, ये सारे क्वेश्चन आपको विद सॉल्यूशन कराने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नए हो सब्सक्राइब करो जल्दी से, लाइक नहीं किया कर दो। इसकी पीडीएफ चाहिए, मिल सकती है, अगर इस पर आप 200 प्लस लाइक कर दोगे, कर दिया करो यार, लाइक करने में क्या जाता है, ठीक है। जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और जो बच्चे चाहते भाई पीडीएफ पाना या तांडव बैच ज्वाइन करना बेटा कर लो, ज्यादा समय बर्बाद मत करो, 500 रुपये फी है। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप पूरी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हो, ठीक है भाई। 500 रुपये एक साल से ज़्यादा थोड़ी ना होते, अब हमको भी बेटा पूरा मेहनत करना पड़ता है, पीडीएफ महोदय होते हैं उनके लिए देना पड़ता है, पीपीटी बनाने वाले होते हैं, टीम होती है उसके लिए पे करना पड़ता है। तो 500 रुपये पूरे स्टडी मटेरियल के लिए, बोर्ड एग्जाम तक काफ़ी है। जिनको ज्वाइन करना हो जल्दी से इस नंबर पर कांटेक्ट कर लो। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताना, अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।